हे गाइस, तो लाई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी मनोज जिसकी स्टोरी लाइन कमाल की है, जिसे आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इस स्टोरी का नाम है टू किल माई वन एंड ओनली सुलेस। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक चांदनी रात से, जहाँ पर हमें एक मेंशन दिखाया जाता है और उसके सामने काफ़ी सारे सोल्जर्स आपस में एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। और तभी एक सीन शिफ्ट होता है और हमें एक और लड़की उसी मेंशन के अंदर भागती हुई दिखाई दे रही होती है। वो अचानक से एक जगह का दरवाज़ा खोलती है। उसी वक्त उसके पीछे से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ से कहती है कि मैंने आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। वो ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन अपना डिफेंस करने के लिए उस पर अटैक करना शुरू कर देती है। ज़्यादा अंधेरा होता है और अचानक उसकी नज़र उस बंदे के फेस के ऊपर जाती है जिसने उसके ऊपर अटैक किया था। और उस पर्सन का फेस देखने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा शॉक लगता है और वो अपने मन ही मन कहती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर्सन से मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ उसी को मैं बेतहाशा नफरत करती हूँ और उसको मारना चाहती हूँ। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, वो दोनों एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं जबकि वो एक दूसरे से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये जानने के लिए हमें जाना होगा पास्ट में और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी जगह, प्रिंसिपिलिटी ऑफ फ्लोरिका, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा किंगडम था लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल किंगडम था, जिसमें से एक प्रिंसेस जो कि एक पेड़ पर चढ़ी होती हुई कुछ उतारने की कोशिश कर रही होती है, जिसका नाम एरिका डेस्ट्रो होता है। उसकी मदर उससे पुकारते हुए कहती है कि एरिका आखिर तुम क्या कर रही हो। ये वहाँ की क्वीन थी, द क्वीन ऑफ फ्लोरिका, कैमिला डोस्टॉय। एरिका अपनी मदर से कहती है कि हर कोई इस पर चढ़ने के लिए डर रहा था क्योंकि इसके ऊपर शहद की मक्खियाँ मौजूद थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये खुद ही कर लूँ। जिस पर उसकी मदर कैमिला उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, जिस पर वो उससे पूछती है कि क्यों। जिस पर एरिका को शहद की मक्खी का छत्ता दिखाते हुए कहती है ज़रा तुम इसको देखो। वो उसको देखती है और कहती है कि ये मक्खियाँ अपना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम अंजाम दे रही हैं। वो इस तरह की बातें कर करके उसको डरा रही होती है। एरिका डरते हुए कहती है कि नहीं, मैं इनका खाना नहीं बनना चाहती हूँ, नहीं। और पीछे की तरफ से सारे के सारे लोग उन माँ बेटी की इस तरह की हरकतों को देख देख कर हंस रहे होते हैं, जिसमें वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि एरिका एक बहुत ही ज़्यादा काइंड और बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रिंसेस मौजूद है। वो हर किसी की मदद करती है, हालांकि छोटे बच्चों की ट्रीटमेंट, बड़ों को दवाई खिलाना और इस तरह के से बहुत सारे काम करती है। वो एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी और एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सी प्रिंसेस है, जैसे कि उसकी मदर है, और वो उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रही होती है। दूसरी तरफ हमें एरिका और कैमिला दोनों दिखाई जाते हैं। एरिका अपनी मदर से पूछती है, मदर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर कैमिला उसे बताती है, क्या तुम भूल गई हो। जिस पर वो थोड़ा सा सोचती है और कहती है, क्या मैं क्या भूल रही हूँ। कैमिला बताती है, आज तुम्हारा बर्थडे है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कैमिला ने एरिका को एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा ड्रेस बना दिया था, जिसे देखकर एरिका कहती है कि क्या मैं फ़नी दिख रही हूँ। कैमिला कहती है, नहीं मेरी बच्चा, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। और असल में वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है। कैमिला उसे अपना हाथ बढ़ाती है और उसे पकड़ते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगती है और कहती है कि बाहर हर कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो बाहर की तरफ देखती है तो क्या देखती है कि सारे के सारे उस किंगडम के लोग उसके लिए बाहर खड़े हुए हैं और उसे बर्थडे विश कर रहे हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जिस पर कैमिला उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। आज मेरी बेटी का 14 बर्थडे है और आज के दिन मेरी बेटी एरिका डोस्टॉय 14 साल की हो जाएगी। उसकी ये बात सुनकर वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि आज इस वजह से हमने अपना सारा का सारा काम ख़त्म कर लिया था बहुत ही ज़्यादा जल्दी, ताकि हम क्वीन कैमिला और प्रिंसेस एरिका को देख सकें। उनकी इस बात पर कैमिला को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो स्माइल करती है और फिर कहती है, हमने 15 साल पहले एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेजिक सीन देखा है और उस ट्रेजिक सीन से होते हुए हम यहाँ पर गुजरे हैं और उस ट्रेजिक सीन को हमने गुड बाय कर दिया है। तो इस वजह से मैं आप सबको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ इस प्रिंसिपिलिटी को दोबारा से रिबिल्ड किया और वो भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह पर। जिसकी इस बात पर एरिका उसकी तरफ गौर से देखती है जैसे कि उसको कोई बात समझ नहीं आई हो। 15 साल पहले फ्लोरिका एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किंगडम हुआ करता था, जहाँ पर सारे के सारे लोग एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जिया करते थे। लेकिन एरिका के पैदा होने से पहले वहाँ पर एक दूसरे किंगडम ने उसको पर हमला कर दिया था और उसे मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जैसा कि हर जंग में होता है कि किंगडम अगर हार जाता है तो उसके बादशाह को और उस पूरी रॉयल फैमिली को मार दिया जाता है, तो इसी तरह उसके नाना को भी कत्ल कर दिया गया था और जिन सिटीजन ने भी उनके खिलाफ जंग करने के ऐलान किया उन सबको बहुत ही ज़्यादा मिसरेबल तौर पर मार दिया गया था।
कैमिला ने वहाँ पर ज़िंदा रहे हुए सारे लोगों को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज किया इस बात के लिए कि वो इस मुश्किल और बेकार किंगडम को छोड़कर, जो कि अब उनका नहीं रहा है, उन पर दूसरे किंगडम ने कब्जा कर लिया है, उसे छोड़कर एक दोबारा से अपनी कंट्री को इस्टेब्लिश करेंगे और एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किंगडम दोबारा से बनाएंगे। और आखिरकार उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह मिली जहाँ पर उन्होंने शदीद मेहनत करके उन्होंने अपनी प्रिंसिपलिटी ऑफ वेरोनिका को इस्टेब्लिश किया। और एरिका वहाँ की एक बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस फ्लावर की तरह रही, जो कि लेट किंग की इकलौती बेटी बची। इसके बाद सबके सब उस वाक़े को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी मन से एक दूसरे को सिंपैथी देना शुरू कर देते हैं। लेकिन कैमिला उन सबको पुराना वक्त याद ना करने को कहती है और कहती है कि हमारा एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिन है, तो हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। और अपनी स्पीच के बाद वो एरिका को पर्सनली तौर पर खुद से बर्थडे विश करती है और उसे उसके यहाँ पैदा होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। इसके बात पर सब के सब नागरिक वहाँ की उस पर क्लैप करते हैं। एरिका उस वार के बाद काफ़ी अर्से बाद पैदा हुई थी, तो उसे पुराने किंगडम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन वो इस वक्त इस किंगडम में मौजूद है, तो उसे इस तरीके से ही ज़िंदगी जीना सीखनी होगी। और वो इसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी। वो अपनी मदर को थैंक यू करती है इस बात पर। इसके बाद वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा लकी फील करती है कि वो इतने प्यारे लोगों के बीच पैदा हुई है। लेकिन शाम का सूरज डूबता उसे कुछ बैड फीलिंग दे रहा था। कैमिला उस डूबते हुए सूरज को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कि कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। इसके बाद रात हो जाती है और सारे के सारे आने वाले नागरिक पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर गाने बजाने चल रहे होते हैं और छोटे बच्चे आपस में खेल कूद रहे होते हैं। सब बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनकी तरफ एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खतरा आ रहा था, जिसके बारे में कोई भी इस बारे में नहीं जानता था कि आखिर उनके साथ अब क्या होने वाला है। एक आदमी जो कि सर से लेकर पाँव तक आर्मर से ढका हुआ था, वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर करता है कि वो उन लोगों पर हमला करे, जिसकी बात सुनकर सारे का सारे लोग हमला कर देते हैं। एरिका पीछे की तरफ देखती है और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो पलट कर देखती है, उसके वो प्रीशियस लोग जो कि उसके साथ उस पार्टी में शामिल होने आए थे, उन लोगों को बुरी तरह से मारा काटा जा रहा था। और जो शख्स उनका लीडर था, वो अपनी फ्रोजी कलर की आंखों से एरिका को देखता है। लेकिन ये अभी इस इख्तिताम की बेशुरुआत थी, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। उस सीन से जब वो आर्मर मैन अपना चेहरा रिवील करता है और उसके आर्मर के नीचे एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सा येलो कलर के बाल वाला और फ्रोजी कलर के आइज वाला एक इंसान होता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा निराशा वे में एक गेट के अंदर दाखिल होने लगता है। उसके चेहरे से यूँ फील हो रहा होता है जिस तरीके उसे ये सब कुछ करके बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। जिस जगह पर वो इंटर होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। गार्ड्स उसको ग्रीट कर रहे होते हैं और लेडीज़ वगैरह जहाँ सारी की सारी उसको ग्रीट करती हैं। सियोल एम्पायर का इम्पीरियर उसको कहता है कि फाइनली तुम आ चुके हो। सियोल का इम्पीरियर एक बेइंतहा अय्याश और बेहद बेकार किस्म का इंसान होता है, जो कि किसी भी तरह अपने पास सारी के सारे इख्तियार चाहता है ताकि उसके सामने कोई भी पर्सन दूसरा खड़ा ना हो सके। और इस पर्सन का नाम जोसेफ नाइटबर्ट होता है। और ये पर्सन जिसने एरिका की मदर को कत्ल किया था, वो वहाँ का एक प्रिंस था। वो अपने फादर के सामने झुकते हुए उन्हें रिस्पेक्ट शो करता है। और ये पर्सन ग्रैंड सियोल एम्पायर का एक प्रिंस था, जिसका नाम राहुल नाइटबर्ट था। सियोल का एम्पायर एक बहुत ही ज़्यादा बेकार किस्म का इंसान था। हालांकि जो कि वहाँ उसके पास खवातीन मौजूद थी जो कि उसे वाइन सर्व करने के लिए खड़ी हुई थी, वह भी उसके पास खड़ी हुई बहुत ही ज़्यादा डर रही होती हैं। इसके बाद वो फ्लोरिका के लोगों के बारे में बात करने लगता है और उसके क्वीन के बारे में बात करने लगता है जो कि उसके साथ हुआ था। लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा अय्याश किस्म का इंसान था, तो वो उसके बारे में बेकार सी और गंदी गंदी बातें करना शुरू कर देता है। और फिर वो एक बहुत ही ज़्यादा स्केरी वे में अपनी बेटी की तरफ देखता है और उससे उस रिंग के बारे में पूछता है कि जो कि फ्लोरिका के पास मौजूद थी। इन रिंग्स का मतलब ये था कि हर एम्पायर के पास एक एक रिंग्स मौजूद होगी और जिसके पास ये सारी के सारी रिंग मौजूद होगी, वो इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल करेगा। और उन रिंग्स के अलग अलग नाम थे, जिनमें से एक का नाम एक्वामेरिन, येलो टर्माइल, क्रिस्टल, एमेथियस एंड गार्डियन ज्वेलरीज, जो कि हर एक कंट्री के पास मौजूद थी। राहुल उसको कहता है कि मेरे पास नहीं है। ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में तेज में आ जाता है और उस गिलास को तोड़ते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ कोई गेम प्ले करने की कोशिश कर रहे हो। आखिर तुमने ये सारी चीज़ें किस लिए की? सिर्फ इस वजह से कि फ्लोरिका आज मेरा हो सके, लेकिन तुम वहाँ की सबसे प्रीशियस चीज़ ही नहीं लेके आ सके। मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रिंग मुझे चाहिए और हर हालत में चाहिए। और फिर वो गिलास राहुल की तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि जिसके पास भी ये सारी अल्टीमेट रिंग्स मौजूद होंगी, वो इस वर्ल्ड के ऊपर रूल करेगा। तभी राहुल उसे एरिका और कैमिला के भागने के बारे में बताता है कि फ्लोरिका की एक बेटी भी थी जिसको लेकर वो वहाँ से भागा था।
और उसकी बॉडी अब तक यहाँ पर नहीं मिल पाई है हमें। और मुझे उम्मीद है कि उसने शायद वो रिंग अपनी बेटी को ही दी होगी और वो यहाँ से स्केप कर गई है। लेकिन वो बेकार और अयाश किस्म का बादशाह अपने बेटे के सर को अपने पैरों तले लेते हुए कहता है कि तुम उन दोनों के पीछे क्यों नहीं भागे जब वो भाग रही थी। क्राउन प्रिंस उससे माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन वो गुस्से में और उसी तेज हालत में उसे कहता है जल्दी करो और उसको ढूंढ कर लेके आओ, और उस लड़की की रिंग को भी। उस प्रिंस के चेहरे से खून टपक रहा होता है, लेकिन वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने फादर को कहता है कि हाँ मैं ले आऊँगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चार्ली दिखाया जाता है जो कि एरिका को गोद में उठाए कहीं ले जा रहा होता है। एरिका अपने ख्वाब में कह रही होती है मदर। चार्ली उसको देखकर कहता है कि ये अभी भी ख्वाब देख रही है। इसके बाद हम उसके ख्वाब को भी देखते हैं जिसमें वो उसकी मदर उसको कह रही होती है कि मेरा बेटा कभी भी मत भूलना, और वो अपनी माँ की उस आवाज़ को कभी भी नहीं भूल सकती थी जो कि उसकी माँ ने उससे प्रॉमिस किया था। वो एक औरत को उठाकर उसके तरफ लेके आ रही होती है और अपनी मदर से कहती है जो कि फूलों में पानी दे रही होती है, मदर इसको ज़रूरत है मदद की, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। ये लड़की इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अजियत में है। इसके बाद वो उसे ले जाती है और उसे एक एंटीडोट देती है और कहती है कि इसने कुछ हार्मफुल किस्म के पौधों को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी उसको खा लिया था, जिसकी वजह से वो उसके मुंह के जरिए इसके स्टमक में पहुंच गए हैं। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैंने इसको एंटीडोट दे दिया है। वो अपनी मदर से कहती है क्यों ना हम इस कंट्री में से, ये कंट्री हमारी है, हम इस कंट्री के अंदर से सारे के सारे उस पॉइजनस पौधों को क्यों नहीं ख़त्म कर देते, उस पॉइजनस फ्लावर्स को क्यों नहीं ख़त्म कर देते। इस पर एमिला उससे पूछती है क्यों। एरिका बताती है कि मुझे फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं नहीं जानती और मैं ये नहीं चाहती कि इसकी वजह से मेरे लोग असीयत में पहुँचे, और मैं इस बात की विश करती हूँ कि आइंदा के बाद इस तरह की चीज़ें कभी भी ना हो पाए। इसकी इस बात पर कैमिला उसके हाथ में एंटीडोट देते हुए कहती है ये जो क्योर तुम्हारे हाथ में है जो कि तुमने इस लड़की को दिया है, ये इन पॉइजनस फ्लावर्स की वजह से ही बना है। उसकी इस बात पर एरिका थोड़ी सी शॉक हो जाती है। कैमिला बात कंटिन्यू करते हुए कहती है अगर तुम इस बात का नोटिस ना करती कि इस लड़की ट्रबल में है या ये मुश्किल में है, तो तुम इसको कभी भी नहीं बचा सकती थी, ये उसी वक्त वहीं पर मर जाती। और अगर ये फ्लावर्स यहाँ पर मौजूद नहीं होते तो मैं कभी भी इसका एंटीडोट नहीं बना सकती थी, और मैं इस लड़की को तभी नहीं बचा सकती थी जब इसको तुम मेरे पास लेके आई थी। और स्ट्रॉन्ग पॉइजनस चीज़ें जो होती हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन बनाती हैं। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ को किस तरह से यूज़ करती हो। तुम्हें एक दिन ये सारी की सारी चीज़ें सीखनी होंगी, और इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो कभी भी मत भूलना। हर ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती है और हमें इस बात का बिल्कुल भी हक नहीं है कि हम इसको आसानी से ले लें। इसके बाद उसे अचानक अपनी मदर उसे जंगल में नज़र आती है, और वो ये आर्मर मैन जो कि उसकी मदर के पीछे खड़ा होता है। एरिका उसके पीछे भागती है और उसे कहती है कि मदर, लेकिन वही सीन इसके सामने दोबारा आ जाता है जब उस पर्सन ने उसकी अपनी तलवार उसकी मदर के आरों पार की थी। वो चीखती हुई अपनी मदर को बुलाती है और इसी खौफनाक ख्वाब के साथ उसकी आँख खुलती है। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और अपने इर्द गिर्द देखती है और कहती है कि आखिर मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। मुझे लास्ट टाइम याद था कि मैं बाहर मौजूद थी, और उसकी आंखों के सामने उसकी मदर को बेदर्दी से पीसेज में डिवाइड कर दिया गया था। ये सोचते ही वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और अपना दिल पकड़ते हुए कहती है कि नहीं, ये कभी भी ख्वाब जैसा नहीं था, ये ख्वाब नहीं हो सकता। लेकिन मैं नहीं जानती, मेरे पास इतनी ज़्यादा ताकत नहीं है और मुझे ये महसूस नहीं हो रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। चार्ली उसे कहता है जो कि उसके पास ही मौजूद था कि आखिर तुम कैसा फील कर रही हो। एरिका उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग वे पे उसकी तरफ देखती है। चार्ली खड़ा होता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। एरिका उसे देखती है और कहती है कि ये इंसान, इसको मैंने पहले देखा था, जो कि उसकी तरफ स्माइल करता हुआ आया था। चार्ली उसे बताता है कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हें खरीद लूँगा। तो हम अब सारी की सारी बातों को साइड में रखते हुए सीधा पॉइंट की बात पर आते हैं। तुम मेरी अब मदद करने वाली हो, और ये कहते हुए वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तो आपको क्या लगता है कि चार्ली ने आखिर उसको क्यों खरीदा होगा उन लोगों से, और वो किस मदद के बारे में एरिका से बात कर रहा था? क्या उसने एरिका को पहचान लिया है कि ये कैमिला की बेटी है? क्या वो उसके ज़रिए कुछ ना कुछ इस तरह के काम करना चाहता जिसकी वजह से सियोल के अंदर हड़बड़ाहट हो जाए? जो एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी से स्माइल के साथ अपनी हाउसकीपर को देख रहा होता है जिसका नाम ओल्गा होता है, और जिसमें एरिका को बिठाया गया था, चलाया गया था, वो ओल्गा का ही रूम था। ओल्गा चार्ली से पूछता है कि आखिर आप क्या चाहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। इसके बाद उसकी नज़र उस लड़की के पर जाती है और वो कहती है कि आपने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पर आके देख लूँ और आपको मेरी ज़रूरत है। चार्ली उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक परफेक्ट किस्म की लड़की को लेके आया जो कि एक जॉब के लिए परफेक्ट सूट रहेगी, तो प्लीज़ क्या आप इसकी मदद कर सकती हैं?
ओल्गा उसको देखती है और कहती है कि मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं इस छोटी सी बच्ची को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकती। और ये कहते हुए उसका चेहरा भी पकड़ा हुआ होता है उसने। और उसी तरह कोल्ड वॉइस में कहती है कि मुझे लगता है कि ये आगे जाके आपकी लवर बनने वाली है, ऐसा है कि नहीं? जिस पर चार्ली उसे कहता है ऑफ कोर्स ऐसा ही होने वाला है। ओल्गा उसे कुछ किस्म के सर्वेंट वाले कपड़े देकर उसे कहती है कि जल्दी से जाओ और इसको चेंज करके आओ। एरिका बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है और अपने मन ही मन कहती है कि आखिर क्या हो रहा है। इसके बाद वो उन कपड़ों को चेंज करके आ जाती है। ओल्गा उसे अपना पीछा करने को कहती है। पीछे से वो चार्ली को दिखती है जो कि उसे बाय कर रहा होता है। वो ओल्गा के पीछे जाती है। ओल्गा उसे एक बहुत ही ज़्यादा खंडर जगह पर ले आती है और उसे कहती है कि आने के बाद तुम इस जगह पर काम करने वाली हो। वो जगह बहुत ही ज़्यादा ड्राउनी सी फील हो रही थी और कहती है कि ये जगह बिल्कुल ही डिफरेंट है मेरे उस जगह से जहाँ पर मैं रहती हूँ। ओल्गा उसे बताती है कि ये सील का कैसल है, जिसे एम्पायर प्लेस भी कहा जाता है। और उस दिन से वो वहीं पर काम करना शुरू कर देती है। वहाँ के हेड मिस एरिका को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से टॉर्चर कर रही होती है। बिना किसी रीज़न के उसे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही होती है। उसे किसी नौकरों से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी जीनी पड़ रही होती है। वो दिन भर काम कर रही होती है। उसे बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता कि वो किसी भी वक्त आराम कर सके। हालांकि उसने इस तरह की चीज़ें पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं की थी। ये ज़िंदगी एक बहुत ही ज़्यादा क्रूर ज़िंदगी होती जा रही थी। उसे छोटी छोटी चीज़ों पे वहाँ की हेडमिस उसे पनिश कर रही होती है, उसे मार पीट रही होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय माफ़ी मांगने के। उसे खाने के तौर पे भी एक बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा खाना दिया जाता था और सारी के सारी सर्वेंट उससे बात नहीं किया करती थी, बल्कि उसे और भी ज़्यादा बुली किया करती थी। वो उस जगह पर बिल्कुल ही तनहा हो गई थी। वो इस तरह सारी की सारी तकलीफ़ों को सहन करते हुए अपने मन ही मन कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि ये ऐसगौनी ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ना रह सके और ये जल्द से जल्द ख़त्म हो सके। मैं इस कोल्ड प्लेस से, इस दर्दनाक जगह से बाहर आना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस जाना चाहती हूँ, अपने घर वापस जाना चाहती हूँ जहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं सुबह उठूँ और मुझे यूँ पता चले कि सारी की सारी ज़िंदगी जो कि मैं जी रही हूँ एक नाइटमेयर निकले। लेकिन हर बार जब भी मैं सुबह उठती तो वही ज़िंदगी, वही बहुत ही ज़्यादा क्रिंज ज़िंदगी दोबारा से शुरू हो जाती। अब मैं कभी भी उस जगह पर नहीं जा सकती थी। मैं अपनी प्यारी मुल्क, अपनी प्यारी कंट्री फ्लोरिका वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं उन वाम हाथों को नहीं फील कर सकती थी जो कि मुझे हर वक्त प्यार मोहब्बत से छुआ करते थे। और वही सारी की सारी बातें एक विंडो के पास बैठी हुई एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक आवाज़ में कह रही होती है और उसी लहजे में रोते रोते वो कहती है कि ये सारी की सारी चीज़ें प्लीज़ वापस आ जाएं। इसके बाद अगला दिन आ जाता है। एरिका एक जगह पर खड़ी हुई कपड़े धो रही होती है और वो सारे के सारे कपड़े धोकर एक बकेट में जमा कर लेती है जहाँ पर कुछ मैट्स खड़ी हुई होती हैं जिनमें एक हेड मैट भी होती है। वो एरिका को उसके पास से जाते हुए देखती है और उस जगह पर अपना पाँव कर लेती है, जिसमें आप पाँव में अड़कर वो सारे के सारे कपड़े उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं और वो खुद भी उन पर गिर जाती है और उसकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो कपड़े अब उसे दोबारा से धोने पड़ गए थे। और वो उन कपड़ों को धोते हुए उस पर्सन के बारे में सोच रही होती है जिसने उसकी सारी चीज़ें, उसकी सारी प्रेशियस चीज़ें उससे छीन ली होंगी। और उसे फिर वो वक्त भी याद आता है जब सारे के सारे लोग उसके लिए चेयर कर रहे थे। वो अपने मन ही मन कहती है कि वो अब इस वक्त एक हीरो की ज़िंदगी जी रहा होगा जबकि उसने मुझसे सारी चीज़ छीन ली हैं। आखिर वो इतनी ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी कैसे छीन सकता है जबकि मुझसे सारी की सारी चीज़ें छीन चुका है। वो वापस से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहती थी और वो अपनी मदर को याद करते हुए कहती है कि मदर, मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ। और उसे उसकी मदर की एक इमेजिनेशन भी नज़र आ रही होती है। वो कहती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पेन में हूँ और ये दर्द मेरे दिल तक पहुँच चुका है। आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए? वो सारे के सारे लोग, मेरी मदर, क्या मैं आखिर अब क्या करूँ? और वो सारी की सारी चीज़ें याद करते हुए रो रही होती है और कपड़े भी धो रही होती है कि अचानक से उसके मुँह पर एक आग पेपर गिरता है। क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी तो वो कहीं से उड़कर उसके पास आ गया था। वो उस पेपर को उठाती है, पीछे से एक पर्सन आता है और उसे उस पेपर को टच करने के लिए मना करता है। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसी गुस्से में उसे बार बार मना कर रहा होता है कि उसे मत छूना। एरिका उस पर्सन को देखते हुए कहती है कि मैंने इस पर्सन को आज से पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। ये मुझे उन कहानियों को याद दिलाता है जो कि मेरी मदर मुझे बचपन में सुनाया करती थी। वो जल्दी से उस एरिका के पास आता है और उससे उस पेपर को वापस मांगने लगता है। एरिका घबराते हुए उससे माफ़ी मांगती है और उसे वो पेपर देने ही लगती है कि अचानक से उसकी नज़र उस पेपर पर जाती है और उस बुक के अंदर किसी तरह की पिक्चर्स थी जो कि उसकी मदर की याद दिला रही थी, जो कि वो अपनी मदर के साथ पढ़ रही होती है। वो पर्सन उसी तरह घबराते हुए उससे वो पेपर छीन लेता है। वो कहता है कि तुमने आखिर इस पेपर को क्यों पढ़ा? उसके अंदर एक किस्म की पोएम लिखी हुई थी।
और पोयम कुछ इस तरीके से थी। आसमान फिरोजी होता है जबकि परिंदा सफ़ेद होता है। एक पर्सन से उस बर्ड ने उसका ब्रेड छीन ली खाने के लिए और वो बर्ड उस ब्रेड को बहुत ही ज़्यादा जल्दी खा लेता है। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उस बर्ड ने उससे वो ब्रेड छीन ली थी। उसे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी पोयम लग रही थी और उस पोयम से उसे उसकी काफ़ी सारी मेमोरीज याद आ गई थी। लेकिन वो ये कहते कहते हंसना भी शुरू कर देती है और अपने मन ही मन कहती है, क्या मैं हंस गई? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह की चीज़ें सुनकर कभी हंस सकती हूँ। वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस होता है और उसे देखकर बोलता है, क्या? एरिका उसे देखकर कुछ बोलती है हड़बड़ाहट में। वो पर्सन उसी तरह गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। एरिका उसी तरह घबराते हुए उसे कहती है कि हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी नज़र बार बार उसके उस पेपर पर जाती है और पेपर से होते हुए ये नज़र आता है कि उसका हाथ भी इंजर्ड है। वो उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, क्या तुम एक सोल्जर हो? फिर उसे याद आता है ये एम्पायर प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारे के सारे स्लेव्स को, सर्वेंट्स को रखा जाता है हाउस कीपिंग के तौर पे, जिनमें बहुत सारे सोल्जर्स भी मौजूद होते हैं जो कि जंग पर जाते हैं एक्सर सोल्जर के तौर पर, जिनमें बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो कि उसमें बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं और बहुत सारे इतने छोटे होते हैं जो कि मुझसे भी ज़्यादा छोटे होते हैं और इसी हाल में वो करते करते बड़े हो जाते हैं। वो पर्सन उससे पूछता है, अगर हूँ तो क्या? वो अभी कुछ कहने ही वाली होती है। वो पर्सन जाते हुए कहता है कि हमारी बातचीत यहीं पर ख़त्म हो गई और वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एरिका उस पेपर के अंदर की पोएम को पढ़ना चाहती थी। वो पर्सन आगे बढ़ ही रहा होता है कि अचानक से उसको किसी के गिरने की आवाज़ आती है। वो पीछे पलट कर देखता है तो वो उसी जगह पर बेहोश हो गई थी। वो भागा हुआ एरिका के पास पहुंचता है और देखता है कि एरिका की हालत तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वो एरिका को उठाता है और उसे एक जगह पर ले जाता है। वो वहाँ पर आग लगाता है और उसके अंदर कुछ आलू को सेकता है। एरिका उसे बहुत ही ज़्यादा खुश वे में कहती है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वो उन आलू को खाती है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। वो पर्सन एरिका को देखते हुए इस तरह फील कर रहा होता है जैसे कि उसने किसी बिल्ली को एक मछली दे दी है और उसे देखकर एक बिल्ली खुश हो रही होती है। उसकी इस तरह की निगाहों को देखकर एरिका उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ। वो पर्सन एरिका से पूछता है, क्या तुम्हें आलू पसंद है? एरिका कहती है कि हाँ मुझे पसंद है, लेकिन मुझे फ्लावर ज़्यादा पसंद है और पौधे भी। उसकी इस बात पर वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। एरिका उसे अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि वेल आलू तो एक प्लांट है, क्या नहीं है ऐसा? उसकी इस बात पर वो पर्सन मुस्कुरा देता है। उसे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लग रही थी। इसके बाद वो उसे और भी ज़्यादा आलू कह देता है और जिस पर एरिका उसे थैंक यू करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चार्ली और हेडमेट एक साथ दिखाए जाते हैं और हमें इस जगह पर ये बात रिवील होती है कि एरिका के साथ इस जगह पर जो कुछ भी हो रहा था वो सारा का सारा चार्ली करा रहा था। उसे इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करना, उसे ट्रबल में डालना, उसे अजियत पहुंचाना, वो न जाने उसके साथ आखिर ऐसा क्या करना चाहता था। और वो हेडमेट के साथ एक तरह के अफेयर में भी मौजूद था जिससे हेडमेट ऑटोमेटिक उससे जेलस होती और उसके साथ इतनी बुरी तरह रवैया इख्तियार करती। और इन सारी चीज़ों के पीछे चार्ली का ये प्लान था कि वो एरिका को इतना ज़्यादा पत्थर दिल, इतना ज़्यादा कठोर दिल कर देगा कि उसे किसी पर भी रहम ना आए और उसके ज़रिए वो इम्पीरियर को उसकी जगह से हटाएगा और उसे इतनी ज़्यादा बुरी हालत उसकी कर देगा जिसकी वजह से वो भीख मांगेगा। वो एरिका को एक तरह से तैयार कर रहा था किसी तरह के मिशन के लिए। तो आपको क्या लगता है कि चार्ली उसके साथ ऐसा कौन सा अमल करने वाला है? उसे किस मिशन के लिए तैयार कर रहा है? उसके दिल में आके इतनी ज़्यादा नफरत सेल के लिए क्यों डाल रहा है? और हेडमेट का आपस में अफेयर चल रहा था और चार्ली हेडमेट से इस तरह की बातें करता है जिसकी वजह से उसे एरिका से बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है और इसी जेलसी के तहत वो एरिका को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह अब्यूज़ करती है। तो इस पार्ट की स्टार्ट भी एरिका को अब्यूज़ करने से होती है। वो मैड एरिका को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से कोड़ों से मार रही होती है। एरिका को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो अपोलोजाइज़ कर रही होती है, लेकिन मैड तो उसे बिला वजह की पनिशमेंट दे रही होती है। उसे खुद भी नहीं मालूम होता कि आगे किस वजह से पिट रही है वो इतनी बुरी तरह से, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसे माफ़ी मांग रही होती है। हेडमेट उसको मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हें नहीं सुन पा रही हूँ एरिका, कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। वो बार बार यही कह रही होती है और हेडमेट बार बार मौत से मारी जा रही होती है और एक ही लफ्ज़ दोहरा रही होती है, मुझे तुम सुनाई नहीं दे रही हो, मुझे तुम सुनाई नहीं दे रही हो। वो उसको इतनी बुरी तरह से मारती है कि एरिका के पीछे इससे कमीज़ भी फटना शुरू कर देती है और उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। फिर वो हेडमेट एरिका के नज़दीक जाती है और उसे कहती है कि तुम जल्दी से मर क्यों नहीं जाती।
उसकी इस बात पर एरिका को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है और कहती है क्या मर जाऊँ। वो हेडमेड उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब नज़रों से देख रही होती है और फिर कहती है अगर तुम मर गई तो वो हमेशा अटेंशन मुझे ही देगा, तुम मर जाओ मर जाओ। और इसी उसमें क्या क्या हंस रही होती है, तुम कम्प्लीटली यूजलेस हो, मर जाओ मर जाओ मर जाओ। उसकी इस बातों को सुन सुनकर एरिका को बहुत ही ज़्यादा सदमा होता है और वो अपना सर पकड़कर चीखना शुरू कर देती है। लेकिन हेडमेड मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, तुम मेरी बात सुन रही हो। और वो ये कहती और मारते हुए और भी अल्फाज दोहराई रही होती है कि तुम जैसे इस कम को बहुत जल्दी ही मर जाना चाहिए था। वो अपने आप से ही कहती है कि मदद करें, मदद मेरी मदद कर दें। और उसे वो सीन याद आता है जब उसकी मदर एक क्रॉस के ऊपर लटकी हुई थी मरी हुई। फिर उसे याद आता है कि उसकी मदर की तो बहुत टाइम पहले ही मौत हो चुकी है। इसी मार पिटाई में उसकी वो पेपर जेब से निकल जाती है जो कि उसे राहुल ने दिया था और वो उस पेपर के नज़दीक बढ़ती है हिम्मत करती हुई और उसे राहुल याद आता है जो कि उससे बात कर रहा था और वो पोयम जो उसने उस वक्त पढ़ी थी। राहुल ने उसे बताया था कि ये पोएम अब तक ख़त्म नहीं हुई है तो तुम इसे मुझे वापस दे दो। लेकिन काफ़ी देर बाद उसने उससे ले ली थी, लेकिन फिर एरिका उसे ऐसे देख रही थी और उसे कह रही थी कि मुझे तुम वापस दे दो, मैंने अब तक इसको मुकम्मल तौर पर। और वो बेध्यानी में एरिका को ये बता देता है कि ये मैंने कोई सोच समझ के नहीं लिखी, मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ था और मैंने ये लिख दी। और ये बोलते हुए वो अचानक अपने आप ही घबरा जाता है और अपना मुँह बंद करने लगता है कि उसने बातों बातों में ऐसा क्या कह दिया। एरिका को सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और ताज्जुब भी होता है क्या ये तुमने खुद लिखी है। लेकिन राहुल नहीं मैंने ये नहीं लिखी। एरिका उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी में देखना शुरू कर देती है जैसे कि उसे उसका आइडल टाइप मिल गया हो। राहुल उससे कहता है कि अगर मैंने लिखी है तो फिर क्या, तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि ये बहुत ही ज़्यादा बुरी है। लेकिन एरिका कहती है कि नहीं ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, ये इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मुझे इससे अपनी मदर की याद आ गई है। और उसे वो सीन याद आता है जब उसकी मदर उसे अल्फाज लिखना सिखा रही होती है। राहुल उठते हुए कहता है ये कोई अमेजिंग या कोई अच्छी नहीं है। एरिका उसके अचानक सडन एक्शन से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और राहुल कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है और ये बहुत ही ज़्यादा रबिश वर्ड्स हैं, ये किसी काम के नहीं है। और राहुल उससे वो पेज वापस मांगने लगता है और उसे बातों बातों में ये बता देता है कि वो कुछ ऐसा लिखना चाहता है जिससे लोग सुनकर बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हों और उसे बार बार पढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद वो उससे वो पेपर वापस मांगता है। लेकिन जैसे ही वो एरिका की तरफ देखता है एरिका उसे इतनी ज़्यादा प्यारी और पपी आई से देख रही होती है जिसके सामने राहुल रेजिस्ट नहीं कर रहा होता। और एरिका इस आस में अगर उसके पास ये पेज होगा और वो इसको बार बार पढ़ती रहेगी तो उसे उसकी मदर की वो कहानियों की बुक याद आती रहेगी जो कि वो उसके साथ पढ़ा करती थी। वो उसी पपी आई से राहुल से वो पेपर बार बार करके मांग रही होती है। उसके सामने वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाता और आखिरकार उसको वो पेपर दे देता है, जिस पर एरिका बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और उसे थैंक्स करती है। राहुल भी बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। एरिका उस पेपर को अपनी जेब में रखते हुए कहती है कि मेरी अब सिर्फ ये ख्वाहिश है कि मैं उससे देखूं और मैं उससे दोबारा बात करूं, क्योंकि इस जगह पर, इस डिस्गस्टिंग स्लेव जगह पर उससे कोई भी बात नहीं करता था। हर कोई अपना अपना ग्रुप बना के रखा हुआ था और कोई उससे बातचीत करना पसंद नहीं करता था, जैसे कि उसे एक आउटकास्ट कर दिया गया हो, इस तरह उसे फील कराया जाता था। इसके बाद वो उसे पूरी तरह से मारती पीटती हेडमेड वहाँ से चली जाती है। पीछे से हमें थोड़ी सी झलक चार्ली की भी दिखाई जाती है जो कि उसे इतनी बुरी तरह से तशद्दुद होता हुआ सिर्फ देख ही रहा था, उसकी बातें सुन रहा था। हेडमेड के जाने के बाद चार्ली उस प्रिजन के अंदर आता है और देखता है कि उस जगह पर एरिका बेहोश पड़ी हुई है और उसके पीछे से उसका वो मार्क भी नज़र आ रहा है। इसके बाद काफ़ी देर बाद एरिका की आँख खुलती है और उसके जहन में वही बातें दोहराई जा रही होती हैं जो कि उस हेडमेड ने एरिका से कही थी कि तुम जैसे इस काम को मर ही जाना चाहिए। वो आहिस्ता से अपनी हिम्मत बनाती है और खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही खड़ी होती है उसे फील होता है कि उसके पीठ पर किसी ने बैंडेज कर दी है। तभी उसकी मदर की बात याद आती है जो कि उसने कहा था कि तुम्हारे पीछे की चेस्ट की ये रिंग कोई भी ना देख पाए, अगर किसी ने देख ली तो तुम्हें मारने में हिचकिचाहट नहीं करेगा। ये सुनकर उसका दिल घबराना शुरू कर देता है। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि आखिर उसकी बैंडेज किसने की होगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और एरिका एक कुएं के पास नज़र आती है जो कि कुछ कपड़े धो रही होती है और अपने मन ही मन सोच रही होती है कि आखिर वो कौन पर्सन होगा जिसने मेरी इंजरीज को देखा और उससे ट्रीट करा और उस जगह पर बैंडेज कर दी। उसने मेरा मार्क भी ज़रूर देखा होगा। तो फिर वो अपने आप में ये जहन बना लेती है कि अगर उसने इस बात पर तवज्जो दी और अगर वो मेरे लिए ख़िलाफ़ होगा तो वो कब का मुझे मार चुका होता जब उसने मेरा ये मार्क देखा। लेकिन वो अब तक जिंदा मौजूद। उसे इस तरह कपड़े धोता देख पीछे से एक मेड आती है और उसे ज़ोर से पीछे से लात मारती है और उसे डिस्कस्टिंग कह के वहाँ से चली जाती है। वो नीचे गिरती हुई एक बात सोच रही होती है कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर मैं जल्द से जल्द मर जाऊँ। लेकिन जैसे ही उसे उस आर्मी मैन की याद आती है जिसने उसकी मदर को बुरी तरह से मारा था, उसके जहन में एक और जीने की आस जाग जाती है।
और वो ये सोच रही होती है कि आखिर वो किस तरह जी रहा होगा। इसके बाद वो अपनी जेब से वो पेपर निकालती है जो कि राहुल ने उसे दिया था, और वो उसे सुन पढ़ कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। और फिर ये सोचने लगती है कि राहुल आगे क्या कर रहा होगा। हालांकि उसने उसको अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन एक तरह से यूँ कह सकते थे कि उसे उससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ था। दूसरी तरफ राहुल दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर घूम रहा था और एरिका को ढूंढ रहा था। उसके हाथ में एक फ्लावर था और वो ये सोच रहा था कि मैंने पैराडाइज प्लेस में एक जगह पर काफ़ी सारे फ्लावर्स देखे थे और मैंने न जाने क्या सोच कर उनमें से एक फ्लावर ले लिया था ताकि ये मैं एरिका को दे सकूं, क्योंकि एरिका को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और वो एरिका को ढूंढ रहा होता है कि पीछे से उससे चार्ली आवाज़ देता है और उसे पूछता है कि प्रिंस राहुल आगे किसको ढूंढ रहे हैं। राहुल उसको बहुत ही ज़्यादा रूड वे में जवाब देता है, चार्ली आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। चार्ली उसे कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मैं आपको यहाँ पर हमेशा देखता हूँ, और मुझे ये मत कहना कि आप बोर हो रहे थे इस वजह से अभी तक चहलकदमी कर रहे थे। और फिर उसे ताना मारते हुए कहता है कि एक कैप्टन ऑफ एम्पायर के कंधों पर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप फसूल में चहलकदमी कर रहे हो। और उन दोनों की बातचीत में हमें ये पता चलता है कि राहुल ने अपने क्राउन प्रिंस की आइडेंटिटी को कैंसिल करवा दिया था सिर्फ एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो भी एज ए कैप्टन के तौर पे। और उसने बहुत जल्दी अचीवमेंट हासिल कर ली, क्योंकि एक आम आदमी के लिए अचीवमेंट हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। चार्ली से बातों बात में बहुत ही ज़्यादा तानेबाजी कस रहा होता है। आप फिर जाते हुए उसे कहता है कि अगर तुम नाइट में सबसे ज़्यादा अच्छे नाइट ना होते और तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप इतनी ज़्यादा अच्छी ना होती तो मैं तुम्हें डिसिप्लिन के तौर पर तुम्हारा कपड़ा एक कंधा कटवा चुका होता। जिसकी बात पर राहुल उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से भरी निगाहों से देखता है और वो चार्ली का ज़ोर से हाथ पकड़ता है, लेकिन उससे पहले ही चार्ली उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वो अपना हाथ छुड़वाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। राहुल को वहाँ से इस तरह ज़्यादा देखकर चार्ली उसको देखकर मुस्कुराता है, और वो जाते हुए वो सीन याद कर रहा होता है कि आखिर उसने अपनी क्राउन प्रिंस की आइडेंटिटी को क्यों कैंसिल किया। ये सब कुछ उसने खुद नहीं किया था, बल्कि उसने ये सारी चीज़ें इंपीरियर के कहने पे की थी, और उसने उसे ये भी कहा था कि अब आज से तुम सारी की सारी नॉबिलिटीज़ के जो टास्क वगैरह हैं वो तुम पूरा करोगे। और वो इसी तरह वो सारी बातें याद करते हुए जा रहा होता है कि अचानक से उसको एरिका नजर आ जाती है। वो अपने हाथ में फ्लावर लिए उस तरफ देख रहा होता है और कहता है कि आखिर मैं उससे ये देकर क्या कहूँ, और उसे ज़्यादा देखकर ये कह रहा होता है कि आखिर इसने इतना सारा सामान अकेले से कैरी क्यों किया हुआ है। अचानक से वो फिसल कर गिरने ही वाली होती है और वो अपनी आंखें बंद करती है, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है तो देखता है कि राहुल ने उसको पहले ही गिरने से रोक लिया है। एरिका उसको थैंक्स करती है और उसकी तवज्जो अपने कंधों पर दिलाती है जिस पर राहुल ने हाथ रखे हुए थे। राहुल अपने उससे सॉरी करते हुए अपने हाथ साइड कर लेता है। इसके बाद वो उस सारे के सारे लगेज के बारे में उससे पूछने लगता है, लेकिन बातों बातों में उसे यूँ फील होता है कि उसके कमर पर ज़रूर बहुत ज़्यादा इंजरीज मौजूद हैं। वो एरिका से उसकी इंजरीज के बारे में पूछता है, जिस पर एरिका कहती है कि नहीं ये भी ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन राहुल उसकी फिक्रमंदी में उससे बोलता है कि देखकर ऐसे नहीं लगता ये कुछ भी नहीं है। एरिका बहुत ही ज़्यादा कांप रही होती है। राहुल उसे देखकर उसके हाथ का वो फ्लावर गिर जाता है, लेकिन वो फ्लावर गिरते हुए एरिका देख लेती है और कहती है एक फ्लावर, इस खेत में यहाँ पर कुछ भी फ्लावर्स वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं उगती हैं। इसके बाद राहुल उसे वो फ्लावर देते हुए कहता है कि तुमने लास्ट टाइम उसे कहा था कि तुम्हें फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं, तो इस वजह से मैं तुम्हारे लिए ये फ्लावर ले आया हूँ। और ये कहते हुए जैसे ही उसकी नज़र एरिका की तरफ जाती है तो वो क्या देखता है कि एरिका उस फ्लावर को हाथ में लिए रोई जा रही होती है, और उसे इस फ्लावर की स्मेल फ्लोनिका के फ्लावर जैसी आ रही होती है, जैसी जेंटल और प्यारी सी स्मेल, जो कि उसे वो अपना सारा का सारा पास्ट याद दिला रही होती है। और वो रोते हुए कह रही होती है कि मैं उन सबको बहुत ही ज़्यादा याद कर रही हूँ, मुझे उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही होती है। उसे देख देख कर राहुल अपना पास्ट याद करता है कि जब वो छोटा था तो उसकी मदर उसे किस तरह तसल्ली दिया करती थी। उसी तरह वो एरिका के सर पर पैट करते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करता है, जिस पर एरिका उसे देखकर और ज़्यादा रोने लगती है और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है, लेकिन राहुल उसे नहीं रोकता और उसे और ज़्यादा तसल्ली देने लगता है। ऐसे करते करते रात हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चार्ली तभी भौंक जाता हुआ दिखाई दे रहा होता है। वो अपने पैलेस में ही घूम रहा होता है और वो चलते चलते एक जगह पर रुकता है। तो आपको ये मनहुआ कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मनहुआ को आगे कंटिन्यू करूं तो प्लीज़ इस मनहुआ को सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैं इस मनहुआ को कंटिन्यू करूं क्या नहीं।